जय हिंद साथियों। आज हम लोग जानने वाले हैं कि डिजिटल रेप क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि डिजिटल रेप क्या है। दरअसल एक चीज़ आपको सबसे पहले समझना ये होगा कि यहाँ पे देखिए डिजिटल है, एक शब्द लगा हुआ है डिजिटल। रेप से तो आप सब ऑलरेडी परिचित हैं। डिजिटल का सेंस समझिए। आम लाइफ में डिजिटल का सेंस तो टेक्नोलॉजी से होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिजिटल का संबंध है वो टेक्नोलॉजी से नहीं है, बल्कि यहाँ जो एक डिजिट एक वर्ड होता है। डिजिट का सेंस देखिए संख्या होता है और फिंगर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संबंध है डिजिट का, उसका अर्थ क्या है? यहाँ पर डिजिट का संबंध जो है फिंगर से है, ठीक है। इसका संबंध किस चीज़ से है? फिंगर से है। तो ये चीज़ आपको पहले से ही क्लियर कर लेना है कि डिजिटल रेप में जो डिजिटल शब्द प्रयोग किया गया है उसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो ये रेप से तो आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। अब आपको हमने समझा दिया कि डिजिटल शब्द का क्या अर्थ है इस जगह पे, ठीक है। आम लाइफ में टेक्नोलॉजी में जब आप डिजिटल वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब अलग होता है और यहाँ पे डिजिटल का अर्थ बिल्कुल अलग है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से समझने वाले हैं कि डिजिटल रेप क्या होता है। इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। चलिए तो हम लोग आते हैं। जैसा कि आपने देख लिया आज की टॉपिक हमारी क्या है, डिजिटल रेप। तो इसको समझते हैं हम लोग। देखिए टॉपिक हमारा डिजिटल रेप। आप समझिए एक एक पॉइंट वाइज हमने सारी चीज़ों को लिख रखा है जो जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है कि फीमेल के प्राइवेट पार्ट को फिंगर की सहायता से छेड़ा जाता है। पहली कंडीशन क्या है कि फीमेल के प्राइवेट पार्ट को फिंगर की सहायता से छेड़ा जाता है, या उसके अलावा भी एक कंडीशन है या किसी अदर ऑब्जेक्ट के जरिए भी क्या किया जा सकता है, छेड़ा जाए। कहने का सेंस ये है कि अगर फीमेल के प्राइवेट पार्ट को मेल जो है अपने फिंगर की सहायता से या किसी अन्य वस्तु की सहायता से छेड़ता है तो उसे हम लोग डिजिटल रेप की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये जो है 2012, ठीक है, 2012 के पहले इस तरह की गतिविधियों को डिजिटल रेप नहीं माना जाता था। 2012 के पहले इस तरह की गतिविधि को रेप नहीं माना जाता था, बल्कि इसको छेड़छाड़ की कैटेगरी में रखा जाता था। बाद में सरकार ने विशेष इस पर ध्यान दिया। जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद ये माना गया कि भाई अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो भी रेप के ही कैटेगरी में माना जाएगा। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है निर्भया केस के बाद इसको कानून से जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि देखिए 2012 के पहले भी ऐसे काम हो रहे थे, लेकिन उसको एज ए रेप के जरिए कंसीडर नहीं किया जा रहा था। 2012 के बाद इस तरह की सभी गतिविधियों को रेप के रूप में देखा जाने लगा। तो मतलब कह सकते हैं कि 2012 के बाद अब ये चीज़ क्या है, एक प्रकार का रेप हो चुका है, ठीक। एक देखिए रेप होता है, अब एक तो रेप से आप सब वाकिफ भी हैं। रेप का अर्थ होता है किसी एक ऐसी स्त्री के साथ उसके मर्जी के खिलाफ अगर शारीरिक संबंध रखा जाए तो उसे रेप कहा जाता है, ठीक। तो इसमें होता क्या है, डिजिटल वाले में देखिए, डिजिटल के सेंस में है कि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को उसके मर्जी के विपरीत अगर उसके अंदर छेड़खानी की जा रही है फिंगर की सहायता से या किसी अन्य वस्तु की सहायता से, तो उसे हम लोग डिजिटल रेप शब्द से संबोधित करते हैं। चलिए तो और कुछ समझते हैं इस के बारे में। डिजिटल रेप से डिजिटल रेप शब्द बना है, सॉरी डिजिटल से डिजिट, यहाँ पे वर्ड गलत लिखा हुआ है, डिजिट से बना हुआ था डिजिटल रेप। तो डिजिट का भी हमने सेंस समझा दिया कि डिजिट का सेंस देखिए एक तो संख्या होता है, उसके साथ साथ फिंगर भी होता है, तो फिंगर वाले सेंस में इसको बना दिया गया है। अगला चीज देखिए क्या है, डिजिटल रेप का केस आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत आता है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी आईपीसी है, आप अगर थोड़ा बहुत कानून के जानकार होंगे तो आपको धाराओं के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो बस याद इतना रखिए कि जो डिजिटल रेप के मामले हैं वो सभी के सभी 376 के अंतर्गत लिए जाते हैं। इस धारा के अंतर्गत कुछ प्रावधान है, जैसे देखिए डिजिटल रेप के जो आरोपी होते हैं समानतः उन्हें 5 साल की सजा होती है। 5 साल, अगर कुछ मामला और ज़्यादा गंभीर है तो उस कंडीशन में 10 साल की भी सजा हो सकती है। अगर मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है तो उस कंडीशन में व्यक्ति को आजीवन की सजा हो सकती है। तो ये चीज़ है, मतलब धारा 376 के तहत 5 साल 10 साल और आजीवन सजा की प्रावधान उसमें है, ठीक है। तो अब सब चलिए समझते हैं कि ये जो डिजिटल रेप का केस है सबसे पहले कहाँ दर्ज किया गया। अब इसको समझने से पहले देखिए भारत में और दुनिया में
इस तरह के केस बहुत पहले से सामने आ रहे थे, लेकिन उसको हम लोग रेप के रूप में नहीं मानते थे। तो भारत में रेप के रूप में कब माना गया, इस चीज़ को आप देखिए ध्यान से। नोएडा में सबसे पहले ये केस आया था, ठीक है। नोएडा में सबसे पहले डिजिटल रेप का केस आया, जिसमें एक 81 वर्षीय एक व्यक्ति थे जो अपने एक कलाकार के रूप में थे, स्केच कलाकार थे। आपको पता होगा कि किसी के बारे में सुन करके या पूछ करके या देख करके उसके जो स्केच बनाते हैं, इस तरह के कलाकार हुआ करते थे। उनकी जो उम्र है 81 साल थी, और जो लड़की थी उस लड़की जो थी 17 साल की थी। तो इन दोनों के बीच में ये मामला पहली बार सुनने के लिए आया कि इस पुरुष द्वारा इस स्त्री के साथ डिजिटली रेप किया गया है, ठीक। तो अब ये जो एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब लड़की 10 साल की थी तभी से ये व्यक्ति इसके साथ लगभग रेप कर रहा था, और लगभग 7 साल तक इसने डिजिटली रेप किया है। तो ये मामला पहली बार आया। तो ये बात भी आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल रेप पहली बार कहाँ देखने के लिए मिला। और इस व्यक्ति को फिर बाद में गिरफ्तार भी किया गया। जब लड़की थोड़ी सी जानकार हुई तो उसने कंप्लेन किया, तो फिर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फिर बाद में सजा भी दी गई एज ए रेप की तरह। चले और कुछ चीज़ें समझते हम लोग हैं। डिजिटल रेप का केस नोएडा में पहली बार आया था, ये बात तो हमने बता दिया। तो ये पॉइंट भी आपके यहीं से क्लियर हो जाती है। और इसके बाद देखिए हमने क्या बताया कि 2012 से पहले डिजिटल रेप को छेड़छाड़ के अंतर्गत माना जाता था। तो ये पॉइंट आपको हमने शुरू में ही बताया कि सन 2012 के पहले इस तरह की सभी गतिविधियों को रेप के रूप में नहीं मानते थे, बल्कि उसको छेड़छाड़ के रूप में देखा जाता था। अब 2012 के बाद वो छेड़छाड़ जो है एज ए रेप के रूप में कंसीडर कर लिया गया है। तो ये चीज़ हो गया। चलिए कुछ चीज़ें और समझते हैं रेप के बारे में। कह रहा है देखिए 70% जो रेप हुए हैं उस टोटल, देखिए टोटल जो रेप होता है उसमें अगर देखा जाए एक चीज़ को ध्यान से, सपोज करिए कि 100% जो रेप जो होते हैं उस 100% रेप में से लगभग जो 70% रेप है वो किसी परिचित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ये अपने आप में एक अफसोस का विषय है कि टोटल रेप में से 70% व्यक्ति जो है कौन है, परिचित लोग हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सोचने वाली ये है कि हमें सावधान किससे रहना है, एक अनजान व्यक्ति से रहना है या अपने ही परिचित वाले व्यक्ति से सावधान रहना है। क्योंकि जो रेप के आंकड़े बताते हैं कि परिचितों ने लगभग 70% रेप किए हैं और 29% जो रेप किए गए हैं वो लगभग ऐसे लोगों द्वारा किया गया है जो कभी कभार पीड़िता से मिले हुए थे, मतलब कभी कभार एक दूसरे से परिचित हुए थे, उनके बीच में हुआ है। और 1% जो लोग हैं वो अनजान लोगों द्वारा रेप किया गया है। तो ये अपने आप में ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि दुखद बात है कि अपने लोगों ने अत्यधिक रेप किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता हो गया कि 3 वर्ग में बांटा गया। तो पाया गया कि भाई 70% तो अपने ही लोग हैं और 29% लोग वे लोग हैं जो कभी कभार एक दूसरे से मिले हुए थे, और 1% रेप के मामले ऐसे हैं जो अनजान व्यक्ति द्वारा अनजान व्यक्ति के साथ किया गया है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक पूरी दुख की बात है कि अपने लोग ही सबसे अधिक इस घटना में शामिल हैं। तो सावधान किससे रहा जाए, बाहर वाले से या घर वाले से। चले तो और कुछ चीज़ें हम लोग आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, इस पॉइंट में 70% रेप परिचित लोगों द्वारा किया गया, ठीक। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब कुछ चीज़ें और देख लीजिए आप। यहाँ पे 29% जो रेप है कभी कभार मिले हुए लोगों के बीच में हुआ है, और आप कह सकते हैं कि 1% जो हुए हैं वो ऐसे लोगों के बीच में हुआ जो अपरिचित लोग थे। ये कंडीशन है। अब एक बात और यहाँ से याद रखिएगा, 2013 में रेप की परिभाषा को भी बदला गया था। ये बात अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। 2013 के पहले जो है 2013 के पहले जो रेप की परिभाषा थी कि मतलब किसी फीमेल के साथ अगर कोई पुरुष जबरदस्ती सेक्स करता है तो उसको हम मानते थे कि ये भाई जो है रेप किए हैं। लेकिन बाद में 2013 में एक नई परिभाषा दी गई कि अगर किसी स्त्री के साथ उसके प्राइवेट पार्ट के साथ सेक्स ना करके बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की जाए तो वह भी एज ए रेप के रूप में ही माना जाएगा। तो इस तरह के जो बदलाव किए गए वो 2013 में किया गया था। अब उसके साथ साथ देखिए डिजिटल रेप का केस जो है पहले भी आया करता था, लेकिन इसे रेप माना नहीं जाता था। ये बात भी हमने पहले समझाई दिया कि पहले भी ये इस तरह के केस आते थे लेकिन उसको एज ए रेप के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता था। तो ये छोटी सी जानकारी रही जो हमने आपको बताया। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई सूचना के साथ, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग कभी और।